हम लोगों ने बनाना है, और जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा अनुपात में हमारी आबादी को ये वैक्सीनेशन लगेगा, उतना ज्यादा गंभीर बीमारी से बचाव हो पाएगा। जो वैक्सीन दुनिया भर में चल रहे हैं, उन सबका सिद्धांत एक ही है। वैक्सीन एक वायरस के खिलाफ है, और वायरस का नाम कोविड-19 दिया गया है। मैं बहुत टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल साधारण भाषा का प्रयोग करूंगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर में कोई बाहर से कोई कीटाणु आता है, वायरस आती है, या कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, तो हमारी बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है कि वो शरीर के अंदर ना रहे। इसको संदीप चौधरी देख के 130 करोड़ लोग। तो जो ये फॉरेन मटेरियल है, ये जो बाहरी पार्टिकल है, इसको हम एंटीजन बोलते हैं। डॉक्टर जी आपका म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कीजिए एक बार। अमनजीत जी, संजय जी को म्यूट कीजिए। डॉक्टर जेपीएस जी डॉक्टर साहब हो गए अनम्यूट। शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर में कुछ सेल होते हैं जो इसको पहचानते हैं कि ये बाहरी है, शरीर का अंग नहीं है, तो उसके खिलाफ एक प्रतिरोधक ताकत डेवलप होती है, और वो प्रतिरोधक ताकत जो शरीर के अंदर डेवलप होती है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, तो उसको हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोल देते हैं। अगर हम इस वायरस पार्टिकल को लाइव जिंदा शरीर के अंदर डाल देते हैं तो ये बीमारी करती है, चाहे वो कोई सी बीमारी, चाहे टाइफाइड है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा है, चाहे वो H1N1 है, और चाहे ये कोविड-19 है। कोविड-19 इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि इसका स्प्रेड जो है बहुत तेजी से होता है, और इन्फेक्टिविटी रेट इसका बहुत ज्यादा है। ये एक साथ कई लोगों को इन्फेक्ट कर देती है, और ये बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत कम है, और अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं थी। तो ये जो एंटीबॉडी है, ये इस वायरस को किल करती है, और किल करने के बाद शरीर में प्रतिरोधक ताकत पैदा हो जाती है। जो हम वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन में वायरस की एंटीजेनिसिटी को हम खत्म कर देते हैं, जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, बुखार या प्रतिक्रिया करती है, उसको हम इनएक्टिवेट कर देते हैं, और इनएक्टिवेटेड वायरस को वैक्सीन के रूप में एक कठिन प्रतिक्रिया के माध्यम से, साइंटिफिक विधि से उसको इस हद तक इनएक्टिवेट कर देते हैं कि ये बीमारी ना करे, और शरीर में अच्छी प्रतिरोधक ताकत पैदा हो, अच्छी एंटीबॉडी बने जो हमारा बचाव कर सके। जब हम ये वैक्सीन लेते हैं तो उस वैक्सीन के लेने के बाद, कोई भी वैक्सीन हो, उसको लेने के बाद 4 तरीके की प्रतिक्रियाएं होती हैं, और ये प्रतिक्रियाएं 4 स्टेजेस से गुजरती हैं। पहली होती है लैग फेज। इसमें जो है वैक्सीन हमने शरीर को दिया है, और वैक्सीन शरीर में इसी प्रकार से पड़ा हुआ है। उसके बाद आती है लॉग फेज। तो वैक्सीन कुछ दिनों तक लैग फेज में रहता है, डिवाइड करता है, एक तरीके से बढ़ाता है, और जो शरीर के जो हमारे सेल हैं वो ये पहचान जाते हैं कि ये कोई बाहरी तत्व है, बाहरी सब्सटेंस है, और
ये जो बाहरी सब्सटेंस है इसको निकालने के लिए वो कोशिश करते हैं, और जितनी ज्यादा वो कोशिश करते हैं उतनी ज्यादा एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है। तो लॉग फेज में जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता है, बढ़ता चला जाता है। किसी में वो कम बढ़ता है, किसी में ज्यादा बढ़ता है। मान लो एक लैग फेज में हमने वैक्सीन लगाया और लगाने के कुछ दिन बाद हमने उसका एंटीबॉडी एस्टिमेट किया, तो मान लिया उसका एंटीबॉडी 10 आ रहा है। 10 दिन बाद फिर हमने किया, पता चला उसकी एंटीबॉडी 20 होगी या 30 होगी या 100 होगी, जो भी है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो एंटीबॉडी बढ़ती है। बढ़ने के बाद वो एंटीबॉडी बढ़ना बंद हो जाती है, और जब हम तब टेस्ट करते हैं तो हम ये पाएंगे कि मान लिया उसका एंटीबॉडी लेवल 100 था और दोबारा जब हमने किया तब भी वो लगभग 100 के आसपास ही है। तो ये लॉग फेज यहाँ खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद स्टेशनरी फेज आ जाती है। स्टेशनरी फेज में ये एंटीबॉडी एक समान ही रहते हैं। ये जो स्टेशनरी फेज है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी लंबी स्टेशनरी फेज होगी उतना ही हमारा वैक्सीन सक्सेसफुल होगा। मान लो हमारी स्टेशनरी फेज 15 दिन की है, तो इसके बाद 15 दिन बाद जो है वो इफेक्ट नहीं रहेगा। मान लो ये 1 साल की है तो इसका इफेक्ट 1 साल बहुत ज्यादा रहेगा। तो स्टेशनरी फेज जितनी लंबा होगा उतना अच्छा ही हमारी प्रतिरोधक ताकत बनेगी, उतना अच्छा ही उस बीमारी से बचा जा सकेगा। बहुत से वैक्सीन ऐसे हैं कि लगने के बाद लाइफ लॉन्ग, जन्म तक जो है इम्यूनिटी देते हैं, जैसे बीसीजी वैक्सीन वगैरह है टीबी के खिलाफ। और बहुत से वैक्सीन ऐसे हैं जो कि बार बार लेने पड़ते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे वैक्सीन हमें साल भर में, 6 महीने में, 3 महीने में लेने पड़ते हैं। अब उसके बाद आती है डिक्लाइन फेज। अब मान लिया एक पीक हमारा जो है 100 के ऊपर पहुंचा और अगली बार फिर हमने टेस्ट किया तो वो डिक्लाइन फेज में आएगा, 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा होगी। इस स्थिति को रोकने के लिए हम सेकेंड डोज वैक्सीन की लगाते हैं, इसको हम बूस्टर बोलते हैं। जब हम बूस्टर डोज लगाते हैं तो हमारा शरीर दोबारा से वो सेल ये पहचान लेते हैं कि ये वही एंटीजन है जिसके खिलाफ की मेरी लड़ाई हुई थी, और वो बहुत तेजी से एंटीबॉडी बनाता है। इस बार जो एंटीबॉडी सेकेंड डोज के बाद बनते हैं उसमें लैग फेज बहुत कम होती है, लॉग फेज बहुत बड़ी हो जाती है, और स्टेशनरी फेज भी जो है लंबी होती है, और डिक्लाइन फेज आती है तो बहुत धीरे धीरे होती है। तो इसी तरीके से जो है ये जो हमारा कोविड वैक्सीन है, सेकेंड डोज लगने के बाद इसकी लाइफ भी ज्यादा हो जाती है, इसकी वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है, एंटीबॉडी लेवल भी ज्यादा हो जाता है, और प्रतिरोधक ताकत भी ज्यादा हो जाती है। तो ये हमें बचाव करता है। हाँ, अगर कोई वायरस ऐसी है जो कि बॉडी में इफेक्ट कर रही है तो बॉडी इसको एक तरीके से ऐसे लेती है कि जैसे वायरस का एक बूस्टर और मिल गया हो। उसमें थोड़ी सी हमें परेशानी हो सकती है, बुखार हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन गंभीर स्थिति पैदा नहीं होगी। और जब गंभीर स्थिति पैदा नहीं होगी तो ये वायरस अपने आप बॉडी एलिमिनेट कर देगी और एंटीबॉडी लेवल हमारा मेंटेन रहेगा या और बढ़ जाएगा। डिक्लाइन फेज इसमें बहुत धीरे धीरे आती है। तो जो कोविड वैक्सीन है, चाहे कोई सी भी प्रकार की कोविड वैक्सीन है, ये इन 4 परिस्थितियों से लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज में जाता है। उसके बाद जब हम बूस्टर लगाते हैं तो इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। तो जो आज हमारा वैक्सीन चल रहा है ये एक तरीके से इनएक्टिवेटेड वायरस है। एक हमारा कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है, और अन्य बहुत सारे वैक्सीन है, जैसे फाइजर का वैक्सीन है, स्पुतनिक वैक्सीन है, तथा अमेरिका में और अन्य वैक्सीन है, नेजल वैक्सीन है। तो कई सारे वैक्सीन पर काम कर रहा है, कई सारे वैक्सीन जो है हमारे चल रहे हैं। तो अभी हमारे देश में जो चल रहे हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन चल रहा है, और इनकी एंटीजेनिसिटी बहुत अच्छी है। जब एंटीजेनिसिटी अच्छी है तो एंटीबॉडी लेवल भी अच्छा है। एंटीबॉडी लेवल अच्छा है तो जब हम बूस्टर लगाते हैं तो सेकंड बूस्टर में ये बहुत अच्छा काम करती है।
हो सकता है कि कुछ समय बाद अगर इसके एंटीबॉडी लेवल, अभी स्टडी चल रही है, अगर एंटीबॉडी लेवल इसके कम होंगे तो हमें थर्ड डोज की भी जरूरत पड़ सकती है भविष्य में। तो ये सारी चीजें हैं। अभी बच्चों का वैक्सीन नहीं बना है, बच्चों पर ट्रायल नहीं हुई है, सिर्फ एडल्ट पर ट्रायल हुई है। और हमारे देश ने 18 साल से ऊपर के जो भी वयस्क लोग हैं उनको इस स्टेज में ले लिया है कि अब 1 मई से उनको भी वैक्सीन लगाया जाएगा। तो यही एक छोटा सा बेसिक सिद्धांत इसका है जो कि मुझे बताना था। बाकी आप लोग कुछ मेरे से पूछना चाहेंगे तो उन बातों में हम सारी बातों का दोबारा से जिक्र करेंगे। धन्यवाद। हेलो, आवाज आ रही है जी? हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पहली डोज लगी हो किसी के जी, उसके बाद मान लो उनको कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है जी, तो सेकंड डोज उनको फिर कब लेनी होती है? लेने की आवश्यकता है या नहीं? एंटीबॉडी पहले बन जाएगी और कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबॉडी थोड़ी और ज्यादा बन जाएगी और उसके 6 से 8 हफ्ते बाद जो है वैक्सीन लिया जा सकता है। मतलब जी इन्फेक्शन होने के बाद 6 से 8 हफ्ते बाद लें फिर? हाँ, जब आप परमानेंटली 21 दिन रुक जाइए, 21 दिन रुकने लगभग जो है 25 या 1 महीने तक रुके और उसके बाद 45 दिन बाद हम दोबारा से सेकंड डोज ले सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर साहब जब सेकंड टाइम वो इन्फेक्शन हो ही गया तो मेरे ख्याल से एंटीबॉडीज तो डेवलप हो जाते हैं ना? एंटीबॉडी डेवलप हो गया लेकिन उनकी लाइफ कितनी है? अच्छा, लाइफ कितनी है? ठीक है। एंटीबॉडी की लाइफ जो है उतनी नहीं होगी जितनी की सेकंड बूस्टर लगने के बाद होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये इम्यूनिटी कितने समय के लिए रहती है? ये इम्यूनिटी अभी इस पे काम चल रहा है, ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं है, हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। अब हमें ये देखना है कि 6 महीने चलती है कि 1 साल चलती है। अभी वैक्सीन लगे हुए तो हमें जो है 3 महीने 4 महीने ही हुए हैं शुरू हुए। तो अभी जो चल रहा है अभी तो ये एंटीबॉडी 4 महीने तक तो ठीक चल रही है। अब जैसे जैसे समय गुजरेगा एंटीबॉडी लेवल जो है जितनी हमारी लेबोरेटरीज हैं उसमें असेस करेंगी और उस एंटीबॉडी लेवल की बेसिस पे ये पता चलेगा कि हमारा एंटीबॉडी लेवल कितने लेवल तक अभी चल रहा है स्टेशनरी फेज में। अगर 100 है तो 100 कितने महीने तक लगातार चलता है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर धन्यवाद साहब, सर। नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। वर्मा जी नमस्ते। तो ये इंजेक्शन लगने के बाद कईयों को बुखार आ जाता है, कईयों को नहीं आता जी। हमने लगवाया, हमें नहीं आया, रिश्तेदारों ने लगवाया, उनके आ गया। तो कई बार शक होता है पता नहीं इंजेक्शन सही लगे कि नहीं लगे, ये क्या कारण है? जिनको बुखार आया है हाँ जी, उनकी बॉडी ने उसका प्रतिरोध किया है, उससे प्रतिरोधक ताकत पैदा हुई है। इसका मतलब जो है कोई ऐसी बात नहीं है, वायरस ने जो है अपना इफेक्ट दिखाया है। और कोई भी बहुत सारे वैक्सीन है जो बचपन में लगते हैं उनसे भी जो है बुखार हो जाता है, टाइफाइड के वैक्सीन से भी बुखार होता है और जो इधर उधर के वैक्सीन होते हैं जो पहले लगते रहे हैं उनसे भी बुखार होता था। धीरे धीरे वैक्सीन डेवलप होते रहे और इस तरीके की चीजें कम होती चली गई। जिनको नहीं बुखार आया है उनमें भी उनका इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है जिनको थोड़ा बुखार आया है उनमें जो रिएक्शन है वो ज्यादा हुई है, इम्यून सिस्टम की रिएक्शन ज्यादा हुई है और उनका एंटीबॉडी लेवल एक बार को आपकी एंटीबॉडी लेवल से ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। तो थोड़ी रिएक्शन होना जरूरी भी है। सर इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं इस दवाई के? कोई भी जो ड्रग है किसी ना किसी प्रकार का साइड इफेक्ट होता है। इसका जैसे सुनने में आ रहा था कि विमेन के लिए मोस्टली भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के पे या इस टाइप की कोई भी है, सुनने में आया या मिथ है? ये अफवाह है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। ये अफवाहें बड़ी खतरनाक हैं और ये बड़ी हानिकारक हैं और इन अफवाहों की वजह से ही
जो भांति भांति प्रकार की भ्रांतियां और अफवाहें फैलाई गई, और राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे धार्मिक कारणों से फैलाई गई हो, इनको ध्यान नहीं देना चाहिए। जिन्होंने इन पे ध्यान दिया और वैक्सीन नहीं लगवाया, आज वो 1-1 किलोमीटर लंबी वैक्सीन की लाइन में लगे हुए हैं हाँ जी, वैक्सीन लेने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। हेलो हाँ जी, डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर, ये जो एक वायरल वेक्टर बेस्ड है वैक्सीन कोविशील्ड और एक एटेन्यूएटेड वायरस है, इसमें से बेटर कौन सी है डॉक्टर साहब? वेक्टर बोर्न और एटीन्यूएटेड वायरस का जो प्रोसीजर है वो दोनों का डिफरेंट है। जो एटीन्यूएटेड वायरस है, ये वायरस इनएक्टिवेटेड वायरस है। वेक्टर बोर्न का क्या है, हम किसी भी एक छोटा सेल कल्चर होता है। हाँ जी। वायरस जो है अलग अलग तरीके के सेल के ऊपर जो है डेवलप होती है। बहुत से कैंसर सेल के ऊपर डेवलप होती है, बहुत से मुंह की म्यूकोसा के ऊपर सेल डेवलप होते हैं। तो अलग अलग उसके ऊपर डेवलप होते हैं, और उसके बाद उनका प्योरिफिकेशन होता है, और प्योरिफिकेशन होने के बाद उनको जो है एक प्रोटेक्ट, जैसे बोलना चाहिए, प्रिजर्वेटिव में डाल दिया जाता है। तो जो इनएक्टिवेटेड वायरस है, उसमें तो वायरस को इटसेल्फ ही इनएक्टिवेट कर दिया गया। और ये जो वेक्टर बॉर्न वायरस है, ये एक तरीके से सेल कल्चर के ऊपर लिया गया है, और सेल कल्चर से जो है इसका वैक्सीन बनाया गया है। इतना ही फर्क। ऑलमोस्ट दोनों ऑलमोस्ट सेम है डॉक्टर साहब? हाँ, दोनों की बनाने की विधि अलग है, ऑलमोस्ट सेम है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, इस वैक्सीन को लेकर दो सवाल है जी मेरे। एक तो ये है भी, ये जो पहले पीरियड था 28 दिन का, अब वैक्सीन जो लगवा रहे हैं वो बढ़ा के 42 से 45 दिन कर दिया है जी। दूसरा, जो सेकंड डोज लगेगी, दवाई का कोई फर्क है उसमें? जो पहला वैक्सीन आपने कहा 28 दिन का, हाँ जी, तो ये कुछ महीनों की स्टडी के बाद ऐसा किया है। उनमें ये देखा कि 28 दिन में अगर हम डोज लगाते हैं तो एंटीबॉडी लेवल उतना नहीं बढ़ता जितना कि 48 दिन 40 दिन बाद या 2 महीने बाद लगाने पर बढ़ता है। तो इसलिए जो है उसको साइंटिस्ट ने 48 या 45 दिन से हटा के 2 महीने का कर दिया है। उसके बाद वो जो उसकी एंटीबॉडी बन रही है, उसकी जो स्टेशनरी फेज है, मान लिया 200 एंटीबॉडी बनी, तो जो 200 एंटीबॉडी का लेवल है वो लंबे समय तक रहेगा। और दोनों वैक्सीन, अगर किसी को कोविशील्ड लगा है तो कोविशील्ड ही सेकंड डोज बूस्टर की लगेगी, किसी को कोवैक्सीन लगा है तो सेकंड डोज ही बूस्टर की कोवैक्सीन की लगेगी। ये चीज जो है, जिस टाइम वैक्सीन लगता है और आपके कंप्यूटर मोबाइल के ऊपर आ जाता है, तो उससे ये इंफॉर्मेशन रहती है। जब आप दोबारा लगाने जाएंगे तो वही वैक्सीन लगनी है जो कि पहले वैक्सीन लग चुकी है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। एक क्वेश्चन, मैं अश्विनी कुमार बोल रहा हूँ सीएससी डिपार्टमेंट से। जी, सीएससी डिपार्टमेंट क्या हुआ जी? मैं एक क्वेश्चन था कोविड वैक्सीन के लिए ही। जैसे पहले जो फर्स्ट लहर आई थी उसमें जिनको कोरोना हो गया था और उनको पता भी नहीं लगा था, उनकी बॉडी ने अपने आप ही एंटीबॉडी डेवलप कर दी। तो उसके बाद भी ये कोरोना वैक्सीन लगाएं तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे डॉक्टर साहब? नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्योंकि जैसे मेरे मदर भी मेडिकल लाइन में ही है, नारायण सिविल हॉस्पिटल में पोस्टेड है, तो वहां पे जिनके पॉजिटिव थे जितने भी, उनके बॉडी में एंटीबॉडी थे। मतलब आफ्टर वैक्सीन जिसको भी कॉम्प्लिकेशन आई वो लोग थे जिनके पहले एंटीबॉडी थी। नहीं, ये भ्रांति है जी। अच्छा, कोई 1-2 लोग होंगे, ये बिल्कुल भ्रांति है। मतलब ऐसा है कि जब कोई इन्फेक्शन फैलता है, और जिसे हम बोलते हैं कि एपिडेमिक है, इस टाइम देश के अंदर एपिडेमिक, जब कोई इन्फेक्शन फैलता है, तो इन्फेक्शन फैलने के बाद, मैं मान लिया मेरे घर में 6 आदमी हैं, 3 को इन्फेक्शन हुआ है और 3 को नहीं हुआ है। उन 3 में एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। वो हर्ड इम्यूनिटी थोड़ा सा माइल्ड सा एक डोज होती है जो कि आपके आसपास से लगी, और वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और हर्ड इम्यूनिटी में कुछ लेवल एंटीबॉडी का बन जाता है, और ये एंटीबॉडी लेवल जो है कुछ समय तक प्रोटेक्टिव होता है। तो पहली लेवल जो वैक्सीन, जो पहला इन्फेक्शन था कोविड 1 का,
उसमें जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई थी, वो हर्ड इम्यूनिटी अब जो तेजी से आया है, ये 2 वजह से आया। एक तो हर्ड इम्यूनिटी खत्म होगी, हाँ, दूसरा एक वाइल्ड स्टेन इसके अंदर आ गए, बहुत हाँ, सारे स्टेन जो काफी दुनिया में डेंजरस जो था। है अलग अलग तरीके के अफ्रीकन स्टेन आ गए, कोई यूएस स्टेन आ गया, कोई ब्रिटिश स्टेन आ गया, और इंडियन भी स्टेन म्यूटेंट हुए हैं। तो ये ज्यादा इन्फेक्टिव स्टेन आ गए। इन ज्यादा इन्फेक्टिव स्टेन होने की वजह से ये इस तरीके का एपिडेमिक फैला है। ऐसी सिचुएशन में हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने हैं ताकि ओके डॉक्टर साहब, हमारी एंटीबॉडी बने और हमारा बचाव हो सके। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, तो ये क्या सारे स्ट्रेन से लड़ने में इफेक्टिव है ये वैक्सीन? ये वैक्सीन सारे स्टेन से लड़ने में इफेक्टिव है अभी भी। ओके। इसके बेसिक वजह क्या है, जो वायरस का इसके अंदर एक्सट्रैक्ट है, या जिसे हम बोल रहे हैं कि इनएक्टिवेटेड वायरस है, तो जो वायरस आपको इन्फेक्ट कर रही है, अभी भी इन्फेक्ट कर रही है, वो इसी के ऊपर लेवल है। ओके। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप के यहाँ घर में छोटा बच्चा है और आप जो है जा रहे हैं, बच्चा थक गया है, तो आप उसे कंधे पे बिठा लेंगे। कंधे पे बिठाने के बाद ये तो नहीं है कि आपकी प्रतिरोधक ताकत कम हो जाए, वो प्रतिरोधक ताकत कम नहीं होगी। कंधे पे बैठने के बाद भी जो वैक्सीन है वो आपके ऊपर उतना ही एक्ट करेगा। तो वायरस के ऊपर वायरस बैठ गया है, उस जो कोविड वायरस है उसके ऊपर दूसरा वायरस का एक छोटा सा पार्टिकल बैठ गया है, और ये उस वायरस को अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद जो हमारा बेसिक एंटीजन है जिससे कि एंटीबॉडी बनती है वो सेम है, तो इसलिए वो प्रोटेक्टिव रहेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, ये भी बताइए कि किन बीमारी वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी? क्या बीमारियां हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? देखिए, कोई भी एक चीज होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब है जो अभी हुई है, इमीडिएटली हुई है। ओके। जैसे कोई वायरल फीवर ही है, टाइफाइड ही है, किसी और तरीके की क्या कहना चाहिए इन्फेक्शन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, तो इस तरीके की सारी चीजें जो एक्यूट फेज की हैं उसमें वैक्सीन थोड़ा हम डिले कर देते हैं। लगती है, लेकिन जब आप ठीक हो गए, आपका शरीर स्वस्थ हो गया, उसके बाद उस वैक्सीन को लगाया जा सकता है। दूसरी क्रॉनिक फेज, क्रॉनिक फेज वाली बीमारियां जैसे आप कैंसर है, जैसे डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं बॉडी के अंदर, इस तरीके की जो चीजें हैं जो कि आपके शरीर को खराब कर रही हैं, तो उसमें जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें डॉक्टर की सलाह से उनको वैक्सीन लगना चाहिए। गुर्दे की बीमारी है, इन सबको वैक्सीन उल्टे जल्दी लगना चाहिए। अच्छा। ताकि इनको ये वायरस इन्फेक्ट ना करे। अच्छा। तो हाँ, गुर्दे की बीमारी मेरी हुई, मदर फेफड़े की को, बीमारी हुई। ठीक है, मेरी मदर को जी 6 साल पहले क्लॉट हुआ था लेग में, ठीक लंग है? में। तो उनकी मेडिसिन, हाँ लेग में क्लॉट हुआ था, थाई में। उनकी जी मेडिसिन अभी भी चल रही हैं, तो क्या जी वो लगवा सकती हैं? वो बिल्कुल लगवा सकती हैं। ठीक है। वजह और ये है, हम्म कोविड में जो कोविड बीमारी होती है हम्म उसमें भी खून के क्लॉट बनने की एक वो होती है प्रतिक्रिया। अच्छा। आपने सुना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद एक अखबार में आपने पढ़ा होगा पुराना है कि वैक्सीन लगने के बाद या कोविड होने के बाद क्लॉटिंग जो है शरीर के अंदर हो जाती है। हाँ तो जी, उस हाँ जी। टेस्ट को कंफर्म करने के लिए हम एक डी डाइमर टेस्ट करते हैं। आजकल खूब अच्छा। हो रहा है, हर एक मरीज में हो रहा है। वो ओके। इसीलिए किया जाता है कि बॉडी के अंदर क्लॉट ना बनने लगे, और जिनको क्लॉट बनने की आशंका हो या डी डाइमर का लेवल ज्यादा हो, उनको वही टीका लगेगा जो कि आपकी माताजी को लग रहा है। अच्छा। हाँ, वो चाहे पेट के अंदर लग रहा हो सकता है पेट में लग रहा हो आपकी माताजी को भी। हाँ नहीं, पेट में तो नहीं लगा है, हाँ, अभी तो दवाइयां ही चल रही हैं। क्योंकि ये रोजाना लगता है कि कोविड में तो ये कई दिन लगाना होता है। अच्छा। जी ठीक है, जी ठीक है, खून पतला करने के लिए। ठीक है। हाँ।
जी मैं पूछना चाहती हूँ कि हम बच्चों को कोरोना वायरस से कितना खतरा है और हमारी जो वैक्सीनेशन है वो कब नमस्ते शुरू जी होगी? डॉक्टर साहब। बच्चे का सवाल का जवाब दे दूं? हाँ जी। बच्चों को आज की तारीख में पहला जो स्ट्रेन था वो बच्चों पे इफेक्ट नहीं कर रहा था, और कर रहा था तो बहुत ही माइल्ड था, जिसे हम बोलते थे सिम्टमलेस, और उनके अंदर एंटीबॉडी बन जाती थी और वो बचे हुए थे। लेकिन अब जो ये वायरस म्यूटेंट वायरस है, ये बच्चों को 7 साल से लेके, खासतौर पे 5 साल से लेके और 24-25 साल के लोगों को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें ऐसे में अपने परिवार को, अपने बच्चों को गली मोहल्ले में खेलने के लिए नहीं जाने चाहिए। उन्हें जो है किसी इस प्रकार से जो है माहौल में तैयार करना चाहिए कि वो ज्यादा कम से कम दुकानों पे जाएं, कम से कम गली मोहल्ले में जाएं, और आप लोगों की शरण में जैसे बोलना चाहिए कि वो रहें, तो उससे बचाव होगा। और मास्क लगाना बहुत जरूरी है। हाँ जी। बिना मास्क के ना तो बच्चा जाएगा और ना आप जाएंगे, बल्कि डबल मास्क लगाएं। अगर आप सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं तो डबल मास्क लगाएं, या एक कपड़े का मास्क लगाएं, एक सर्जिकल मास्क लगाएं। डॉक्टर साहब नमस्कार, राजेंद्र सिंह पंघाल एडवोकेट बोल रहा हूँ। राजेंद्र सिंह पंघाल जी नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरे 2 क्वेश्चन है जी। एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या शुगर पेशेंट को ये डोज दी जा सकती है? ये डोज बिल्कुल दी जा सकती है। और दूसरा ये क्वेश्चन शुगर के पेशेंट के लिए, शुगर के पेशेंट के लिए कोरोना वायरस बड़ी खतरनाक है और उनको तो बहुत जल्दी लगवा लेना चाहिए। हाँ, शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी ने एक वैक्सीन ले ली, पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज समय पर नहीं मिल पाती, तो उसके क्या साइड इफेक्ट हैं? उसमें साइड इफेक्ट नहीं है, उसका एंटीबॉडी लेवल मैंने जैसे बताया कि मान लो 50 से 200 हो गया और 200 जो है वो 2 महीने चला और आपने डोज नहीं ली, तो वो 200 वाला लेवल हो सकता है 150 के पास आ जाए। ऐसे में आप बूस्टर ले सकते हैं, लेनी चाहिए। नहीं, लेनी तो चाहिए डॉक्टर साहब, किसी वजह से ना ले पाए तो उसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? किसी साइड इफेक्ट नहीं है उसका जितना कम आपका डोज हो जाएगा उतना इन्फेक्शन का चांस आपका बढ़ जाएगा। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। नमस्ते, मैं रिया। नमस्ते बेटा। मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आपने बताया बच्चों को भी इंजेक्शन लगाना चाहिए, तो इंजेक्शन लगवाने के बाद क्या क्या खाना, क्या क्या पीना? बच्चों का वैक्सीन 18 साल से कम का अभी जो है काम चल रहा है। जी, मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। आपने? अच्छा, आप 18 साल के हो चुके? हाँ जी। आप सब कुछ खाइए, हेल्दी फूड जो भी है वो खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना पानी पीजिए उतना पानी पीजिए, गर्मी के दिन है, डिहाइड्रेशन नहीं रखना है, पानी कम से कम 3 लीटर पीना है जी। तर जितने भी खाने हैं वो खाने हैं, और सलाद में भी जो है जो जिनके अंदर पानी ज्यादा होता है, जैसे तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इस तरीके की चीजें ज्यादा खाएं, तो उससे जो है आपके शरीर में जो है पानी बना रहेगा। और जब समय आपका आए आप वैक्सीन अवश्य लगवाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो डॉक्टर नमस्ते जी डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। हेलो जी चमन लाल जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब ऐसा है, ये जो पहली वैक्सीन लगाई तो दूसरी जो डोज कितने दिन के बाद? लगभग 2 महीने के आसपास। 2 महीने के बाद जी? 1.25 महीने समझ लीजिए जी। अच्छा, एक डॉक्टर साहब एक शंका दूसरी, जो इसमें कोविशील्ड का लगा दो, दूसरा जो डोज ले वो कोविशील्ड ही लगेगा। अच्छा जी, कोविशील्ड ही लगेगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी, थैंक यू जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते जी। सर विजय बोल रहा हूँ मैं जी। सर, मेरी मदर को ना 2015 में कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था सर, अभी तो वो बिल्कुल ठीक है सर जी। तो उनको क्या ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं कोविड वाले से? अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो उनको तो पहले लगवा देना चाहिए था। ओके सर, कोई वो साइड इफेक्ट नहीं? बिल्कुल कोई वजन तो साइड उनका इफेक्ट नहीं है। 46 है, 46 केजी है, 46 केजी है और उम्र है उनकी 57 साल सर। आप उनको लगवा दीजिए, ये तो बहुत पहले लगाना था, बहुत प्रोटेक्टिव चीज है।
उनका तो जीवन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इतनी मेहनत कर रखी है उनके ऊपर, सारा कुछ किया है। अभी तो ठीक है, कोई दवाई नहीं चल रही उनकी, कोई कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, कोई दवाई चल रही हो ना चल रही हो, आपको वैक्सीन जरूर लगवाना है। और सर 2 इंजेक्शन है ना इसके, एक कोशील्ड है और एक कोवैक्सीन है शायद, तो इनमें से कौन सा बेस्ट है सर? कोई सा भी वैक्सीन जो सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट में है, कोई सा एक वैक्सीन लगवा लीजिए, वो उसी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगेगी 1.5 महीने के बाद। ओके सर। और घुटनों में दर्द रहता है सर, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है? जो डोज होती है वो एक समान होती है, घुटनों में भी दर्द रहता है सर मुझे। रशिया की कोई बात नहीं, उससे उसकी तो घुटने का दर्द उसको मना नहीं करता कि वैक्सीन ना लगे, जरूर लगेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। नमस्ते जी डॉक्टर जी। नमस्ते सर। सर मुझे ये सुनील जी आप रुकिए, नरेंद्र जी आप पूछिए, नरेंद्र जी पूछिए आप 1 by 1। डॉक्टर साहब मैं पूछ रहा था कि जैसे किसी को कोई साल्ट स्पेशल रिएक्शन करता है तो वो भी लगवा सकते हैं इसको? बिल्कुल लगवा सकते हैं। साल्ट अगर रिएक्शन कर रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर उस वक्त इंजेक्शन लगवाते टाइम कोई एलर्जी हुई है, कुछ और हुई है, तो कुछ समय रुक सकते हैं या अपने स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह ले सकते हैं। इवन अस्थमा के पेशेंट, कंट्रोल अस्थमा होने के बाद वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुनील जी पूछिए। जी मेरा एक प्रश्न है जी कि जैसे स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है उसकी दोनों डोज अलग अलग होती हैं, मतलब वो एक समान नहीं होती, लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो डोज है वो एक ही होती है दोनों जी। तो फिर स्पुतनिक वी ज्यादा प्रभावी क्यों है? अभी तो इस पे वर्क चल रहा है, रेड्डी लेबोरेटरी इसको बना रही है, रसा का ये प्रोडक्ट है। और अगर हमारा कोविशील्ड कोवैक्सीन 80% है, कहते हैं कि स्पुतनिक जो है थोड़ा ज्यादा है, लेकिन स्टडी अभी चल रही है। अभी हमारे देश में ये वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुआ। जब ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा उसके बाद इंडियन पॉपुलेशन में, हमारी पॉपुलेशन में ये पता चलेगा कि ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन से अच्छा है या नहीं है। अभी इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग रेस में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग क्या कहना चाहिए देशों में या रसा, वहां पे जो है अलग अलग बॉडी के जो सिस्टम है वो उसको इफेक्ट करते हैं। उनका एंटीबॉडी लेवल अलग अलग तरीके से काम करता है। तो स्पुतनिक जब लगना शुरू हो जाएगा उसके 4-5 महीने 6 महीने लगेंगे इसका स्टडी करने में। जी जब तीसरी फेज के नतीजे हमें मिले थे तो हमने ये पाया था कि मतलब स्पुतनिक वी या फिर जो जिसमें 2 अलग लगती प्रभावी। तो अगर कोई ऐसा यदि हो कि एक हम डोज कोविशील्ड की लगवा लें और एक लगवा लें हम कोवैक्सीन की, तो क्या वो ज्यादा कारगर रहेगा एक ही डोज? नहीं, वो ज्यादा काम नहीं करेगा, वो ज्यादा काम नहीं करेगा। हमारा जो ब्रांड है कोविशील्ड है, उसकी जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो अलग तरीके से जो है अरेंज किए हुए हैं, और कोवैक्सीन के वायरस पार्टिकल अलग तरीके से अरेंज किए हुए हैं। तो हम जो एक तरीके से अरेंज किया हुआ एंटीजन है, जब उस एंटीजन को दोबारा लगाएंगे तो उसकी प्रतिरोधक ताकत ज्यादा होगी। ठीक है जी। बॉडी 2 तरह से इम्यून हो जाएगी। बॉडी की इम्यूनिटी तो एंटीबॉडी लेवल पर डिपेंड करेगी, वो इम्यून हो जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये आपसे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, जिनको मेडिकल हिस्ट्री रहा है, जैसे कि पहले कोई एलर्जी रहा है तो हम वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो ये पूछा जाता है आपका कभी कोई मेडिकल हिस्ट्री रहा है, एलर्जी नहीं हुआ है, तो उन लोगों को लगा नहीं रहे, तो उन्हें लगाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? देखिए ये तो एक डाटा है, कुछ लोग मने कर देते हैं, कुछ लोग जो है ना इसमें जो आपका जो स्किन स्पेशलिस्ट है उसकी सलाह से वो वैक्सीन लगाया जा सकता है। जहाँ लगवा रहे हैं वो लोग पहले आप मेडिकल हिस्ट्री पूछ रहे हैं हमसे, भाई आपका कोई इस तरह से एलर्जी का इशू रहा हो, तो फिर वो उनको भगा देते हैं। ये कुछ परसेंटेज में ऐसा हुआ है, लेकिन अंडर ट्रायल जो है ना ये चल रहा है सारा। और मैं तो ये समझता हूँ कि इतनी किस तरीके की एलर्जी है क्या है, मैंने बताया ना अभी
कि एस्थमा वाले पेशेंट भी जो है कंट्रोल करने के बाद इसको लगवा रहे हैं, तो एलर्जी कंट्रोल करने के बाद इसको लगवाया जा सकता है। दूसरा डॉक्टर साहब, जैसे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जैसे मेरी बच्ची है 3 महीने की, तो क्या उसकी मदर को इंजेक्शन लगवा सकते हैं? उससे बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग मदर को जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक 3 महीने तक जो है वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वैक्सीन अभी बच्ची 3 बच्चे महीने की में हो चुकी है, बच्चे में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो उनको वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं सर? उनको वैक्सीन लगवा सकते हैं मेडिकल एडवाइस पे। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है सर। मैं हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते सर। श्वेता मेहता है, वो पूछेंगे। डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल ये था कि अगर ग्लूटेन की एलर्जी है किसी को, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकता है? ग्लूटेन की एनर्जी वाला लगवा सकता है। आप तो गेहूं नहीं खा रहे होंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी लोकल IgA टाइप एंटीबॉडी है वो। हाँ जी। और हमारी जो ये इसमें जो एंटीबॉडी बनती है वो ज्यादातर IgM और IgA बहुत कम बनती है। पहले IgM बनती है, फिर IgG बनती है, और उसका लेवल बढ़ता चला जाता है। तो ग्लूटेन में आप ग्लूटेन छोड़ दीजिए, छोड़ ही रखा है, तो उसके बाद आपको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। छोटे बच्चे डॉक्टर साहब। ठीक है उनको भी सर, लगवा अगर लेना अभी चाहिए। छोड़ा है तो जैसे थैलेसीमिया के मैंने जो थैलेसेमिक बच्चे हैं उनको भी लगवा लेना चाहिए। 10-15। हाँ जी डॉक्टर साहब जी थैंक यू। डॉक्टर साहब जी। जिनको फीवर है, वो अभी जिस समय अभी फीवर का जो टाइम चल रहा है, हर किसी के घर में फीवर है, तो जिनको फीवर है और सर्दी जुकाम है, वो ये वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? अभी नहीं ले सकते, ठीक होने के बाद। श्वेता मेहता जी हाँ जी, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ जी बोलिए। श्वेता मेहता, उन्होंने अभी क्वेश्चन पूछे थे, पूछिए। हेलो सर। हेलो जी 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 बोल रहे हैं। हाँ जी। मेरे को माइग्रेन प्रॉब्लम की आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बताइए। माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है, और श्वेता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप या तो चैट बॉक्स में लिखिए, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क इशू है मे बी। कोई एलर्जी के बारे में पूछ रहे? हाँ जी। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए जी। डॉक्टर AK सिंह, उन्होंने हैंड लोअर किया हुआ है। जी हेलो। शायद ये पूछ रहे थे कि माइग्रेन है तो ले सकते हैं क्या? हाँ माइग्रेन है तो ले सकते हैं। डॉक्टर JPS और किसी का क्वेश्चन है जी? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये पूछ रहा था, जिनकी शुगर है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगवाना चाहिए, कंट्रोल करके शुगर का वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि शुगर के मरीज को अगर कोरोना हो जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। कंट्रोल करके और उसके वैक्सीन लगवा दें। जी शुगर तो कंट्रोल रखनी ही चाहिए। शुगर जो है इट इज ए बुक ऑफ मेडिसिन। शुगर शरीर के किसी भी अंग को चाटती है। हाँ जी। ये सिर से लेके और पैर तक शुगर जो है आपके हर अंग को धीरे 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 चाटती है, जैसे नमक चाटती है। इसलिए शुगर को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। शुगर को कंट्रोल रखने के लिए अपने में कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू जी भाई साहब। डॉक्टर साहब एक नॉन है, उनका D डाइमर 950 के आसपास आया हुआ था, अभी कोरोना हो गया था उनको जी। तो अभी उनको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए डॉक्टर साहब? अभी रिकवरी में है वो? हाँ रिकवरी में है। उनको अगर 950 है
वैसे तो बहुत बहुत हाई लेवल भी आ जाते हैं, थाउजेंड्स में पहुंचते हैं। तो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन होती है जी डॉक्टर साहब। इसकी सिरिंज बनी बनाई आती हैं। ओके। तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन अपने डॉक्टर की सलाह से उनको ले लेनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है जो, धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन। जी धर्मवीर जी। Excuse me. जी। I am Hiranmay Mahapatra. I am 43 years old. जी। I am having hypothyroid problem. I am taking 250. एल्ट्रोक्सिन। Yes, electrosin. Can I take vaccine? एल्ट्रोक्सिन। आपने अभी तक वैक्सीन लिया क्यों नहीं? Actually, I am 44 plus 43. That's why. 43। Yes. अब आप वैक्सीन ले लीजिए। Okay. बिल्कुल ले सकते हैं, एल्ट्रोक्सिन चलती रहेगी। एल्ट्रोक्सिन तो ऐसा समझिए कि ये जब जन्म जिंदगी आपने लेनी है, कोई नाश्ते के साथ में जैसे कोई और चीज खाते हैं ऐसा है। ये टाइप इसे आप कोई दवाई ना समझे, ये तो एक रिक्वायरमेंट है आपकी। Sir. Also, I am having allergy problem. किस तरीके की एलर्जी है? Cold allergy. कोई दिक्कत नहीं है। एक एलर्जी की रात में गोली खा लिया करो, चाहे वो एलेग्रा हो चाहे मॉन्टियर एलसी हो। Sir. कुछ टाइम एलर्जी के लिए ये गोली खा लो, हो सकता है आपकी एलर्जी वैसे ही सेटल हो जाए इस तरीके की। Okay, sir. Thank you, sir. जी नमस्कार। डॉक्टर साहब एक छोटी सी क्वेरी होती। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि गले में कहते हैं खराश हो जाती है, कोविड के जो पेशेंट होते हैं, क्या एजिथ्रोमाइसिन उनको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या चीज? जैसे कोई गले भी में खराश हो जाती है हाँ। कोविड के पेशेंट। हाँ जी। तो एजिथ्रोमाइसिन वगैरह देनी चाहिए कि नहीं उनको? कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बिना ना दें। मेरा मित्र, फ्रेंड, अच्छा। और क्या कहना चाहिए, व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे जो दवाइयां डाल रहे हैं वो ना डालें। दूसरी जी, गले जी। में अगर आपकी खराश हुई है और कई दिन तक चल रही है, कोई और सिम्टम भी है, तो आप टेस्ट करा लें। नहीं, जैसे कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया जी, फिर तो क्या सलाह से ही दवाई लें। उनके लिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हॉस्पिटल से दवाई ली। बिल्कुल। आप ठीक है ओपीडी में जाएं, होम क्वारंटीन रहे, ओपीडी में जाएं, उनको बताएं मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे सिम्टम कोई नहीं है, हल्की सी खराश है। वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बना के देंगे, आप वो दवाई लें और घर में सावधानी बरतें, अलग कमरे में रहें। हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर साहब आजकल ना सोशल मीडिया में बड़ी मेडिसिन डालते हैं कि ये पेशेंट को देना चाहिए, वो देना चाहिए, कोई स्टीरॉयड बोलता है, कोई पैरासीटामोल बोलता है। देखिए एपिडेमिक एक्ट में ये बैंड है, ये गलत है और गैर कानूनी है। जी जी। दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन सोशल मीडिया पर डालना, ये तो हमारे हाँ जी। देश में जो है बहुत ही माइल्ड तरीके के जो है इस तरीके के रेगुलेशंस हैं। हाँ, नहीं लेते एक्शन, लेकिन इस तरीके की चीजें जो है ना, ये बिल्कुल, अगर वेदांता का ही डॉक्टर लिख रहा है, डॉक्टर गुलेरिया कुछ कह रहे हैं, वो तो मानने वाली बात है जी। लेकिन कोई अगर सर्टिफाइड आदमी नहीं है या ऑथराइज आदमी नहीं है, उसके लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन आधे अधूरे होते हैं। अब क्या डोज है, क्या एज है, क्या सिम्टम है, शुगर का पेशेंट है और हाइपरटेंशन है, क्या है, उसको कितनी डोज देनी है, तो ये सारी चीजें आप अपने फिजिशियन की सलाह के बिना ना लें। मेडिकेशन तो कोई भी सलाह के बिना ना लें। केमिस्ट की दुकान पे गए, केमिस्ट की दुकान बोला मेरे पेट में कीड़े, मुझे दवा दे दो, उन्होंने कीड़े की दवा दे दी, ये कोई गारंटी थोड़ी है कि आपके पेट में कीड़े ही थे। तो मेडिकेशन अपनी सलाह से ना ली जाए। धर्मवीर जी आप पूछ रहे थे जी, प्रसन्न जी। डॉक्टर साहब से मेरा एक क्वेश्चन है जी। डॉक्टर साहब, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम JAK2 mutations, कैन ही टेक JAK2 म्यूटेशन? जी, JAK2 म्यूटेशन जिसे बोलना चाहिए कि ये एक तरीके का मार्कर है, और JAK2 म्यूटेशन के मार्कर का आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए।
कि JAK2 म्यूटेशन के मार्कर अगर आपका पॉजिटिव है तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे। ठीक है सर, थैंक यू। वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाना जरूरी है क्या सर? है वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाना जरूरी है क्या सर? देखिए, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सबसे पहले वैक्सीन हिंदुस्तान में लगनी शुरू हुई कुछ डेवलप्ड देशों को छोड़ के, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमें अपने वैज्ञानिकों का धन्यवाद देना चाहिए कि हिंदुस्तान में वैक्सीन लग रहा है। ये जो अफवाहें फैलाई गई थी, ये आज वो लोग शर्मिंदा हैं जिन्होंने अफवाहें फैलाई थी, चाहे वो राजनीतिक वजह से हो और चाहे धार्मिक वजह से हो। वो बहुत शर्मिंदा हैं, उनकी जबान नहीं खुल रही है। उन्होंने जो है भ्रमित किया, और जिन लोगों को भ्रमित किया है आज वही उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि हमें जो है गलत तरीके से जो है सिखाया पढ़ाया गया। इसलिए अफवाहों से बचें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो जी परवीन जी का प्रश्न आया है कि अगर किसी को दवाई से एलर्जी है तो वो क्या करे? ले लेगा वैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एक क्वेश्चन आया रितु जी से, वो कह रहे हैं कि अगर किसी की देसी दवाई चल रही है तो वो वैक्सीन ले सकता है क्या? देसी दवाई, उन्होंने बस ये लिखा कि देसी दवाई चल रही है, किस बारे में चल रही है उन्होंने मेंशन किया। अगर रितु जी हैं तो वो थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं। देखो, अगर देसी दवा चल रही है तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि देसी दवा किस तरीके की है। उसके अंदर जो है कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है। कई चीजों में जो है टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, कुछ और हो गया। रामदेव की देसी दवा चल रही है तो वैक्सीन लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप घर में काढ़ा पी रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीन लगवाने में। आप विटामिन C खा रहे हैं, नींबू के साथ में कोई चीज ले रहे हैं, मुरब्बा ले रहे हैं, आप जिसे बोलना चाहिए कि अपना च्यवनप्राश ले रहे हैं, वो वैक्सीन को मना नहीं करते। डॉक्टर जी, एक साहिल जी ने क्वेश्चन पूछा है, रेमडेसिविर और एक इंजेक्शन और लिखा है, थोड़ा डिफिकल्ट है इसका वो प्रोनाउंसिएशन, UCILIZUAMB जी। जुबा, मतलब ये कोविड के लिए हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको? मतलब कोविड देखिए, ऐसा है, कोविड का वैक्सीन फेफड़े पे इन्फेक्ट कर देता है, उसे निमोनिया बोलते हैं। लंग निमोनिया हो जाता है, शैडोज हो जाती हैं, ग्राउंड ग्लास शैडो फेफड़े के अंदर बन जाती हैं जब CT स्कैन किया जाता है। तो उन ग्राउंड ग्लास शैडो अगर बन गई, अगर शैडो नहीं बनी है तो किसी वैक्सीन की आपको जरूरत, किसी इन तरीके के इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर शैडो बनी है तो ये उस प्रोसेस को थोड़ा सा कम कर देती है, जो प्रोसेस बीमारी की चल रही है उसको स्लो कर देती है, और हॉस्पिटल का रहने का समय थोड़ा सा कम हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन टाइम भी कम हो जाता है। तो इसलिए ये दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन ये कोई 100% इफेक्टिव हैं भी नहीं। दूसरी चीज, जिन्हें क्या कहना चाहिए, काफी ज्यादा निमोनिया हो गया है, उनको तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए। फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है, वो किस करवट लेट रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो फिर उसमें कॉस्टली इंजेक्शन आते हैं, वो इंजेक्शन कितना कारगर है कितना कारगर नहीं है, ये बॉडी के सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों में वो बड़े अच्छे इफेक्टिव हो जाते हैं, कुछ में नहीं भी होते। मेन चीज तो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की अगर अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी ऑक्सीजन अगर कम जा रही है तब हमें जो है इस चीज का बहुत ध्यान करना है। डॉक्टर जी, एक क्वेश्चन और आया रितु जी से, किन्हीं को 7-8 महीने पहले हार्ट अटैक आया था और उनकी अभी दवाइयां भी चल रही है, स्टंट भी डले हुए हैं जी, तो वो क्या वैक्सीन ले सकते हैं? मेरा बाईपास हुआ, मैं वैक्सीन ली है दोनों। रितु जी, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब जी, ये मेडिसिन से इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आजकल क्या है कि एक ऑक्सीजन के लेवल पे एस्पिडोस्पर्मा के लिए काफी चर्चा चली हुई कि अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो एस्पिडोस्पर्मा को लेकर एक पानी की उसमें 3-4 बूंद दे के डाल दिए जाए तो ऑक्सीजन का लेवल उनका ठीक हो सकता है।
क्या ये ठीक है? मैं तो इसके लिए पूछ रहा था। देखिए ऐसा है कि देसी दवाई है ये, इसका मुझे ज्ञान नहीं है पूरा, ठीक है। एक्सीडोस्पर्मिया ये देसी दवाई है, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन जो बीमारी की वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है, बीमारी की वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, मैं नहीं समझता कि उसमें ये एकदम कारगर है। मान लो किसी का लेवल 94 से 90 आ गया, 90 से 85 आ गया, 80 आ गया, धीरे धीरे बहुत तेजी से मान लिया कम होता जा रहा, तो एक बहुत ही हम बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दादरी से हमारा एक पेशेंट जो है 90 ऑक्सीजन पे जो है चला एडमिट होने के लिए किसी दूसरे शहर के लिए। वो 20 किलोमीटर चलने के बाद उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, 30 किलोमीटर चल के उसका ऑक्सीजन और कम हो गया, और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, रास्ते में जो है ना दुर्घटना घट गई। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत चौकस रहने की जरूरत है। बचाव में ही बचाव है, इसी में जान है तो जहान है। और 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और उसके साथ में भी जो है अब तो 4 गज की दूरी बना लो वायरस से, 2 गज भी जो काम नहीं करेगी। और मास्क बहुत बढ़िया, चाहो तो दोहरा मास्क लगाओ, सिंपल मास्क नहीं ना। हमने क्या देखते हैं कि मास्क हमेशा नाक के नीचे रहता है, मुंह ढका रहता है, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने को जरूर बचाएं। जी हेलो जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ पुरोहित जी, जी चैट बॉक्स में और भी है जी भाई साहब। हाँ, एक प्रश्न और है डॉक्टर जी। डॉक्टर ए के सिंह जी पूछ रहे हैं कि उन्होंने एरनिसिकम 30 होम्योपैथी मेडिसिन कंज्यूम की है, आर्सेनिक तो एल्बम क्या 30। वो वैक्सीन ले सकते हैं? मतलब वो कब ले सकते हैं वैक्सीन? वैक्सीन ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ले लें। ठीक है। एक सवाल साहिल जी का है, मुझे लगता नहीं कि ये सही प्लेटफॉर्म है पूछने का। उन्होंने पूछा है कि हिसार मतलब कितना रेडी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, हॉस्पिटल बेड्स, कितनी हाँ जी, मेडिसिन अवेलेबल है? हाँ जी। उन्होंने ये पूछा है कि कोविड-19 पेशेंट के लिए हिसार शहर कितना प्रिपेयर है इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई कितनी अवेलेबल है, हॉस्पिटल बेड्स कितने हैं, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी क्या है? देखिए ऐसा है, आज से 1 महीना पहले ऑक्सीजन सप्लाई भी ठीक थी, ड्रग्स भी जो है अवेलेबल थे, बेड्स भी अवेलेबल थे। किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था, अंदाजा ये तो था कि अगर एक को इन्फेक्शन होगा तो 3 को कर देगा, लेकिन अंदाजा ये नहीं था कि अगर एक को इन्फेक्शन होगा तो 10 को कर देगा, 2 को इन्फेक्शन होगा तो 5 गुना या 7 गुना इन्फेक्शन कर देगा। तो आपके घर में भी अगर आपके मेहमान आ जाएं और 7 मेहमान आ जाएं और खाना 4 का रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी ना, डेफिशिएंसी हो जाएगी। उस डेफिशिएंसी में सारी चीजें, भोजन जो है, आप भोजन व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और मेहमान की जो है मेहमानदारी भी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये यही चीज यहाँ पे हो रही है कि आज की तारीख में जो ये कोरोना है, ये बड़ा घातक किस्म का कोरोना है। ऑक्सीजन का लेवल जो है ये कम कर रहा है, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। बहुत तेजी से फैलने की वजह से बेड जो है कम हो गए हैं, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। पहले ऑक्सीजन की डिमांड मान लिया किसी अस्पताल में 3 सिलेंडर की थी, और वो 12 सिलेंडर की हो गई है। तो उसको करने के लिए प्रशासन ने जो है क्या किया है कि एक तरीके से कोटा बना दिया, कोटा सिस्टम कर दिया है। डीसी ने अभी 3 दिन पहले हिसार में किया है, कोटा सिस्टम किया है कि किसी अस्पताल में मान लिया 90 सिलेंडर मिल रहे थे, तो उनका 30-35% कोटा कम कर दिया। ऐसे स्टेज में क्या होगा, कोटा कम करेंगे तो बेड पे ऑक्सीजन के पेशेंट कम हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के पेशेंट कम होंगे तो उनको रेफर करना पड़ेगा।
रेफर करना पड़ेगा तो दूसरे अस्पताल में भी वही हाल है, तो अफरा तफरी तो मचेगी। प्रशासन को करना ये चाहिए था कि ऑक्सीजन सप्लाई एक वक्त दे रहे हैं, ये कम से कम दिन में 2 टाइम दें। मान लिया हिसार के अंदर 20 कोविड हॉस्पिटल हैं, 20 कोविड हॉस्पिटल की इन्होंने जो रोस्टर बनाया है सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। हर आधे घंटे बाद अलग अलग अस्पताल का एम्बुलेंस जाके जो है ऑक्सीजन ले सकती है। लेकिन एक अस्पताल में मान लिया 22 सिलेंडर जो है ऑक्सीजन दे रहे हैं, 22 खाली है तो वो 22 ही लेके तो जाएगा, 44 तो लेके नहीं जाएगा। वो 22 खाली हो जाएंगे। वो जब 22 खाली हो जाएंगे तो 22 बेड के लिए काम आएंगे, 44 बेड के लिए तो काम नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में प्रशासन को ये करना चाहिए था कि हर हॉस्पिटल को दिन में 2 बार ऑक्सीजन सप्लाई देते। दूसरी चीज, ऑक्सीजन सप्लाई हमारे यहाँ कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन सप्लाई हमारे यहाँ जो आ रही है, एक तो ये गैस एजेंसी है अपनी ऑटो मार्केट में, गुप्ता गैस एजेंसी, ये ऑक्सीजन बनाते हैं। तो शहर के जितने अस्पताल हैं उनमें तो गुप्ता जी से आ रही थी। जिंदल हॉस्पिटल और अग्रवाल मेडिकल कॉलेज और सिरसा, यहाँ की जो सप्लाई है वो जिंदल इंडस्ट्री से आ रही है। जिंदल इंडस्ट्री प्राइवेट डॉक्टरों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है, तो कुछ ऑक्सीजन पानीपत से आ रही है, अलग अलग प्लांटों से आ रही है, अलग अलग इंडस्ट्रीज से आ रही है। तो किसी प्लांट में कोई फॉल्ट आ गया, 8 घंटे का भी फॉल्ट आ गया, तो जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई 8 घंटे की जो है रुक गई, तो वहां पे जो है दिक्कतें आ रही हैं। तो इसीलिए हमें कंसंट्रेट ऑक्सीजन, प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए ऑक्सीजन कंसंट्रेट हर अस्पताल में लगाने के लिए कहा था। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताऊं, हमारे सरकारी अस्पताल में जिस समय कोरोना की पहली लहर आई थी, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा सैंक्शन हुआ था, लेकिन आज की तारीख में भी वो ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं है। तो ये कुव्यवस्था होगी ना, बुरा नहीं मानने की बात है, ये कुव्यवस्था होगी। ऐसी स्थिति में किसको जिम्मेदार ठहराओगे? आज की तारीख में जब वो लगाने के लिए हैं, तो जो लगाने वाले हैं वो कोई बिहार चले गए हैं, कोई कहीं चले गए हैं, काम करने वाले बंदे नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पा रहे हैं। पैसा है, प्लांट जो है मार्केट में खरीद के रखा हुआ है, प्लांट खरीद के रखा हुआ है, लेकिन लगाने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो सारी चीजों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना। तो इस तरीके की चीजें भी जो है यहाँ पे हो रही हैं, इन चीजों का भी हमें ध्यान देना है। एडमिनिस्ट्रेशन बोल देता है कि आप बेड जो है कम ना कीजिए, बेड कम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, तो जहां पे जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो क्या करेगा? ऊपर से डॉक्टरों के ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज, केमिस्ट से दवाई खरीदनी है, डॉक्टर को हॉस्पिटल की फीस देनी है, और मेडिसिन भी बाहर से आनी है, और सारी चीजें हैं। मरीज के साथ में 4 रिश्तेदार भी रहते हैं, उनका भी खर्चा है। तो मरीज का बजट तो खराब हो गया। जो मिडिल क्लास का आदमी है वो तो लोअर मिडिल क्लास में चला गया, लोअर मिडिल क्लास का आदमी जो है बिल्कुल ही नीचे चला गया। जिसका बच्चा कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा था वो सरकारी स्कूल में आ गया। तो ये सारी स्थितियां जो है इस बीमारी की वजह से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है। प्लीज डॉक्टर जी, साहिल जी, कठिन परिस्थितियां हैं, मगर सभी सामाजिक संस्थाएं, डॉक्टर, प्रशासन किसी ना किसी तरह से सहायता करने में लगा हुआ है। जितना पॉसिबल होता है, जो भी सबसे अच्छा कर सकते हैं वो प्रशासन, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और सामाजिक संस्थाएं कर रही है। तो अभी हिसार में सिचुएशन ठीक है। डॉक्टर जी, एक अगला क्वेश्चन आया है मेघना जी से। उनके फादर को अभी रिसेंटली हार्ट अटैक आया है जी, उनके फादर को भी रिसेंटली हार्ट अटैक आया है जी। डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए बोला था, बट अभी होल्ड पे है ड्यू टू कोविड जी। तो अभी वो उनकी मेडिसिन भी चल रही है, तो वो क्या वैक्सीन ले सकते हैं अभी? नहीं। ठीक है, मेघना जी, आपका प्रश्न का उत्तर गया। मेघना जी, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और रितु जी है यहाँ पे?
जिनको एक क्वेश्चन आया है, इनको कोई बीमारी हो गई, बड़ा प्रोनाउंसिएशन बड़ा डिफिकल्ट है इसका। रिह्यूमैटोआर्थराइटिस हो गया है, वैक्सीन ले सकते हैं सर? जी तो कोई डिजीज हो गया। रितु जी, क्या आपने स्पेल ठीक लिखी है? रितु जी है? बताएं। अभी किन्हीं और को कोई प्रश्न है? हेलो। हाँ जी, डॉक्टर साहब इन्होंने लिखा है कि इनको आ रहे हैं, तो आ रहे में वैक्सीनेशन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। आरए में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वैक्सीन ले सकते हैं। मेरी श्रीमती जी को भी आ रहे हैं, उन्होंने जो है ना सबसे पहले मैंने उनको जो है ना वैक्सीन लगवाया। ये रितु जी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ डॉक्टर साहब जी, विषय ये जैसे छोटे स्तर पर मिनी प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, तो ये कितने खर्चे का काम है? ये कितना कॉस्टिंग लगती है? करीब 60 लाख रुपए का। 40 लाख का भी है, 20 लाख का भी है, 60 लाख का भी है, डिपेंड करता है कैपेसिटी पे। तो ये और कितने दिन में तैयार होके लग जाता है ये काम? ये तो आपका जो है, अगर आपको प्लांट अवेलेबल हो गया, लगाने वाले अवेलेबल हो गए, तो ये 15 दिन के अंदर लग जाएगा। नहीं जैसे हमारे यहाँ पर ना बड़ा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पर विद्यार्थी भी हैं, कई बार फैकल्टी हाउस को वो भी बना देते हैं, कोई स्पेशल जगह भी बना देते हैं, तो उस समय फिर हमें हमारे दिक्कत आती है। तो अगर हम वही चीज यहाँ विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट करें तो इसके लिए पूछा। विश्वविद्यालय में तो बड़ा जो है ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए जी, क्योंकि गवर्नमेंट की ग्रांट भी बहुत है और गवर्नमेंट ग्रांट भी दे देगी और जगह भी है, स्पेस भी है, जी जी जी, मैन पावर भी है। जी डॉक्टर साहब। तो विश्वविद्यालय में तो ज्यादा कैपेसिटी का प्लांट लगना चाहिए, हर एक विश्वविद्यालय में लगना चाहिए। डॉक्टर जी, ब्रिजलाल जी पूछ रहे हैं कि कोरोना में क्या डाइट लें? जिनको कोरोना हुआ है वो क्या डाइट लें? कोरोना में सबसे पहली चीज ये है कि जो भी खाना खाएं, ऐसा खाना खाएं जिसका कि हाजमा ठीक हो जाए। वो बहुत ऐसे ही बदहजमी वाली चीजें ना खाएं, कब्जी वाली चीजें ना खाएं। तो दाल रोटी ले सकते हैं, सिंपल दाल में रोटी भिगो के ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, किसी भी तरीके की लिक्विड डाइट जो है वो ले सकते हैं, पानी की मात्रा ज्यादा ले सकते हैं। और जैसे बोलना चाहिए ओआरएस का घोल, ओआरएस का घोल आप बना के रख लीजिए, बने बनाए पैकेट जो आते हैं आपके, वो बना के रख लीजिए, वो ले सकते हैं। और 2 घंटे में जो है 1 बोतल बनी हुई उसको खाली कर दें। पेशाब भी ज्यादा होगा, किडनी भी ठीक रहेगी, लीवर भी ठीक रहेगा। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना लें, ये नहीं कि 3 बार अगर लेने हैं तो 5 बार लें। सुबह 7 बजे उठ के मान लिया आपने जो है नारियल का पानी पी लिया, 8 बजे जो है आपने काढ़ा ले लिया, 9 बजे आपने जो है दूध ले लिया, और 12 बजे आपने जो है कोई फल वल ले लिया, 1-1:30 बजे आपने हल्का खाना खा लिया, रात में आपने खिचड़ी खा ली। तो इस तरीके से हल्का खाना लेते नहीं, भूखे नहीं रहना है। डॉक्टर जी, प्रवीण जी पूछ रहे हैं कि जो ये वैक्सीन है, इसका क्या फ्यूचर में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? मे बी आने वाले 6 साल में, 10 साल में, मतलब वही पूछना चाह रहा है, आने वाले 6 या 10 साल में इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं वैक्सीन के? इसके? हाँ जी। इसमें मॉडिफिकेशन ही होंगे, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना है। ओके। बिल्कुल, क्योंकि ये इस तरीके की एटीन्यूएटेड वायरस है, इस तरीके का इनएक्टिवेशन है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होंगे। ऐसे जो भी इफेक्ट होने हैं वो 1 साल के अंदर अंदर इसकी स्टडी में आ जाएंगे। डॉक्टर जी, एक हमारे पूछ रहे हैं कि उनकी किसी फैमिली मेंबर को बुडेसोनाइड है, तो उनके लिए कोरोना वायरस कितना डेंजरस है? क्या चीज है जी? बुडेसोनाइड। बुडेसोनाइड, BUDESONIDE। Excuse me, this is anti-histaminic.
एंटी अस्थमेटिक पेशेंट्स लेते हैं Yes, ना? yes, yes. He is having mild asthma. हाँ मैंने बताया ना, कंट्रोल एस्थमा वाला बंदा जो है वो वैक्सीन ले सकता है। हेलो। हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ और मेरे को स्टंट प्लांट हुआ था मई 2018 में जी, और मेरी एज है 41 के करीब। तो क्या मेरे को वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी बिल्कुल चाहिए? लगवा लेनी चाहिए, बिल्कुल लगवा लेनी चाहिए। लेकिन कई डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि अभी आपको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट है। एक मिनट, कितने दिन पहले लगा है स्टंट? मेरा 2018 में हुआ था सर। 2018 लगवा लेना चाहिए। कौन डॉक्टर हैं? आप अपने डॉक्टर से दोबारा सलाह लीजिए। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता हिसार में। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता हिसार में, एक बार उनसे और मिल लीजिए। अच्छा, ओके। मतलब इसका कोई ऐसा तो नहीं इन फ्यूचर कोई आगे कोई साइड इफेक्ट हो? नहीं नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना है। ओके। रविंद्र गुप्ता ने भी डायरेक्टली नहीं कहा होगा, उन्होंने भी जो है ना इफ एंड बट लगाया होगा। नहीं, हाँ इफ एंड बट लगाया, लेकिन उनसे नहीं कंसर्न किया मैंने। बाकी अदर डॉक्टर से उनसे किया था कि बाकी मैंने क्या नाम है, बाकी न्यूज पे भी देखा था और काफी जगह मतलब गूगल पे भी सर्च किया था, तो वहाँ पे ये लग रहा था कि हार्ट पेशेंट को अभी मतलब रुकना चाहिए इस चीज के लिए। एकदम एक्यूट हार्ट डिजीज है, एक्यूट एमआई है, आज ही स्टंट लगा। जैसे अभी एक सवाल किया गया था, एक्यूट स्टेज में नहीं लगता है जी, लेकिन आप उस एक्यूट स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं, आपको तो लग सकता है, लगाना हाँ चाहिए। मेरे को अब 4 मई को 3 साल हो जाएंगे। बिल्कुल लगवा लो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो आज की तारीख में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, उसका जो है हमें पालन करना है। कम से कम लोग निकलें, जरूरत के हिसाब से निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग 4 फुट से 6 फुट की दूरी रखें। और अगर एक बंदा किसी काम को कर सकता है बाजार में जाके, तो उसके साथ 3 बंदे न जाएं। बीमारी से बचना ही इसकी जो है सबसे बड़ी इलाज आज की तारीख में। जी जी डॉक्टर साहब। हेलो सर। जी सर। सर मेरा नाम इंदर है सर। जी सर 2017 में मेरी मदर के बाईपास ऑपरेशन हुआ है सर। जी। उनकी 65 प्लस है और अभी फिलहाल शुगर उनकी नियर अबाउट खाना खाली पेट तो सर लगभग 150 के करीब आ रही है और खाना खाने के बाद 250 के करीब आ रही है सर। तो उनके बारे में पूछना था सर, क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या सर, कोविशील्ड वाली? वैक्सीन लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो 250 आ रही है, इनका मैं समझता हूँ HbA1c 10 से कम नहीं है। ठीक है आपने सर। कराया 3 महीने का जो एवरेज होता है? सर HbA तो सर नियर अबाउट 12 से ऊपर ही आ रहा है। हाँ वही 10-12 के करीब चल रहा है। नहीं HB नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं। हाँ जी। जो शुगर के लिए HbA1c टेस्ट करते हैं, 3 तो महीने का एवरेज आ जाता है उसमें। ठीक है। तो उसमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि खाने के बाद 2 घंटे बाद जो है वो डोज थोड़ी सी, अगर 1 गोली ले रहे हैं तो 1.5 गोली ले लेंगे, तो 200 से 175 के आसपास आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है जी, वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो अभी भी लगवा सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी बाईपास हो रखा है और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना, मेरा अभी बाईपास हुआ हुआ। ठीक है सर जी। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। एस्पिडोस्पर्मा क्यू होम्योपैथिक जो मेडिसिन है सर, वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में कितना कारगर है सर? वो मैसेज वायरल हो रहा है, उसके लिए पूछना चाहता था सर मैं। इसके बारे में मैं कोई जवाब दे नहीं पाऊंगा जी। जी अब थोड़ा सा समय की पाबंदी है जी। सभी जिन जिन ने प्रश्न पूछे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक काउंसलिंग आयाम के अंतर्गत एक डॉक्टर्स का पैनल बना हुआ है जिसमें डॉक्टर नलवा भी हैं और टाइमिंग लिखी हुई है सभी डॉक्टर्स की आगे। मैं आप लोगों को सभी को भेज भी दूंगा जी, वो कोशिश यही करेंगे। उसमें 10 के आसपास डॉक्टर काउंसलर हैं और साइकेट्रिक हैं
डॉक्टर नलवा भी हैं, डॉक्टर उसमें डॉक्टर ब्रजेंद्र हैं, डॉक्टर सुखबीर जी हैं, निर्वासिजा जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डॉक्टर प्रतिमा कुमार हैं। ऐसे ही सभी डॉक्टर और काउंसलर्स का एक पैनल हमने बनाया हुआ है समुपदेशन आयाम ने के अंतर्गत। तो उनसे भी आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो अभी भी अगर किसी के प्रश्न रहते हैं तो डॉक्टर साहब से आप बाद में कंसल्ट कर सकते हैं। कल भी टाइमिंग लिखी हुई है डॉक्टर साहब की हमने। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9812030669। मतलब जिसे तो तो आपने नोट कर लिया होगा, फिर भी हम आप लोगों को भेज देंगे जी, कोशिश करेंगे व्हाट्सएप के जी या फेसबुक पर डाल देंगे, और डॉक्टर साहब का नंबर सभी को सेंड हो जाएगा। तो अब समापन की ओर चल रहे हैं जी। तो मैं डॉक्टर JPS नलवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और जो विषय था हमारा कोविड-19 वैक्सीनेशन, भ्रांतियां, सत्य और आवश्यकता, बिल्कुल सारा वेबिनार उसी विषय के ऊपर गया है, और सभी श्रोताओं ने, सुनने वालों ने भी उसी विषय को लेके कवर किया है, जिनमें जो जो भ्रांतियां थी कि भाई जिसको अगर हार्ट अटैक आया तो उनको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या फिर कोई और बीमारी है, तो वो सभी का डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से निवारण भी किया है और भ्रांतियों को दूर किया है। तो अब मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप सभी से भी निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन करवाइए कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, जो 18+ के लिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। तो और जो हमारा पैनल है वो उसके लिस्ट आप लोगों को हम भेज देंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने समय निकाला और आप वेबिनार में जुड़े। कल्याण मंत्र। जी, कल्याण मंत्र के साथ समापन करेंगे। पहली पंक्ति के बाद सभी सामूहिक बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति।